हाँ जी, जय जिनेंद्र। दोस्तों, CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट की हमारी ये थर्ड क्लास है। ऑलरेडी 2 क्लासेस हम लोग अपलोड कर चुके हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। ये जो चैनल आपके सामने दिखाई दे रहा है आपकी स्क्रीन पर, दीपज्ञान क्लासेस के नाम से आप सर्च करेंगे तो यूट्यूब पर मिल जाएगा। ये सारी क्लासेस हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल करवा रहे हैं स्टूडेंट्स को। तो जो भी क्लास रिकॉर्ड होगी वो सारी हम यूट्यूब चैनल पर डालते रहेंगे, ठीक है। नोट्स के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लस जो प्लेलिस्ट का लिंक है, सारी वीडियोस का जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और क्योंकि फ्री है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। सिर्फ अकेले फ़ायदा मत उठाइएगा, सबके साथ शेयर कीजिएगा। चलिए, फर्स्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आपका बेसिक सिलेबस क्या है और CS क्या होता है, राइट। सबसे पहले तो ये बताना ज़रूरी है कि जो आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, आप क्या बनने जा रहे हैं, आपकी क्या ड्यूटीज़ होगी, क्या स्कोप होगा इस प्रोफेशन का फ्यूचर में आपके लिए, राइट। फिर सेकंड क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक्चुअल में लॉ क्या होता है, इंडिया में लॉ बनाने का प्रोसीजर क्या है, लॉ बनाने की पावर किसके पास है, जो डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है कि किस मैटर पर कौन लॉ बना सकता है, वो सब हमने सेकंड क्लास में डिस्कस किया था। देखिए, हम लोगों ने सबसे पहले लीगल एप्टीट्यूड स्टार्ट किया है, आपका जो सब्जेक्ट है लीगल एप्टीट्यूड वाला पेपर। और जब हम उसको देखते हैं तो एक बड़ी क्लियर कट सी हमें चीज़ समझ में आती है कि ICSI का मोटिव है आपकी लीगल सेंस को क्रिएट करना, लीगल सेंस को एनहेंस करना। आपको लॉ पढ़ना आना चाहिए, लॉ पढ़ के उसको समझना आना चाहिए और फैक्ट्स के ऊपर उस लॉ के प्रोविजंस अप्लाई करना आना चाहिए, राइट। तो ये आपका सिलेबस स्टार्ट करने से पहले अगेन मैं आपको एक बार लॉ का स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश करूँगा कि लॉ में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, किसी भी लॉ के अंदर उसका कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या होता है। आ जाइए जी। तो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। तो मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ही आपको स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए जी, आप अपनी जो स्क्रीन पर देख रहे हैं इसे मैं कहूँगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बेयर एक्ट। बेयर एक्ट का क्या मतलब होता है, ये वर्ड नोट कर लीजिए, बेयर एक्ट, BARE एक्ट। बेयर एक्ट का मतलब प्योर, विच इज़ पास्ड बाय द लेजिस्लेचर। अगर हम सेंट्रल लेवल की बात करते हैं तो हमने डिस्कस किया था कि पार्लियामेंट पास करती है, अगर हम स्टेट लेवल की बात करते हैं तो स्टेट लेजिस्लेचर्स पास करती है। बेयर एक्ट मीन्स विच इज़ द एग्जैक्ट कंटेंट विच इज़ पास्ड बाय द लेजिस्लेचर। उस कंटेंट में किसी ऑथर के कोई व्यूज़ नहीं है, कोई कमेंट्स नहीं है, कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है किसी कोर्ट की, तो दैट इज़ बेयर एक्ट, राइट। एग्जैक्टली व्हाट इज़ पास्ड बाय द लेजिस्लेशन। तो जी, हर एक्ट का देखिए एक नाम होता है। जैसे इस एक्ट का नाम क्या है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ठीक है। इसे हम बोलते हैं शॉर्ट टाइटल। क्या बोलेंगे इसे, शॉर्ट टाइटल। मैं चीज़ें लिखता जाता हूँ, आप भी अपनी जो भी नोटबुक आपने बनाई है, नोटबुक ज़रूर बनाइएगा, हर सब्जेक्ट की अलग से बनाइएगा। और जब भी क्लास देखने बैठे तो नोटबुक लेके बैठिएगा। हाँ जी, तो सबसे पहली चीज़ मैं कह रहा हूँ कि हर एक्ट के अंदर एक शॉर्ट टाइटल होता है। शॉर्ट टाइटल का मतलब क्या है, नेम ऑफ एक्ट, ठीक है। जैसे हमने कहा जी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अच्छा, बाद में ये 1872 लगाया गया, ये कौन सा ईयर है? कहता है जी ये वो ईयर होगा जिस ईयर में एक्ट पास किया गया। जो नाम के पीछे ईयर होता है, जिस ईयर में एक्ट पास किया जाता है। ईयर बिहाइंड नेम क्या है, ईयर ऑफ पासिंग द एक्ट। ठीक है, मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी सी ऐसी ही है तो उसको आप एडजस्ट कर लीजिएगा। ईयर ऑफ पासिंग द एक्ट, तो इसका मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को कब पास किया गया था, 1872 में। क्या ये जो ईयर ऑफ पासिंग है और
जिस ईयर में एक्ट इफेक्टिव होता है वो दोनों सेम होता है? कहता है जी सेम हो भी सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। जैसे अगर मैं इनकम टैक्स एक्ट की बात करूं तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, राइट, बट इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 1962। तो पास हो गया था 1961 में, तो इसलिए नाम के पीछे लिखा गया 1961, लेकिन इफेक्टिव था 1962 से, 1961 से इफेक्टिव नहीं था। तो कुछ एक्ट्स जो होते हैं वो साइमल्टेनियसली इफेक्टिव हो जाते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। गाइस सारी क्लासेस देखिएगा, कोई भी क्लास बीच में से शुरू मत कीजिएगा। अगर आपने फर्स्ट 2 क्लासेस नहीं देखी तो वो ज़रूर देखिएगा। तो हमने डिस्कस किया था कि जी सबसे पहले तो एक्ट पास किया जाता है बाय द लेजिस्लेचर। सेंट्रल एक्ट है तो प्रेसिडेंट की कंसेंट चाहिए होती है, और अगर स्टेट एक्ट है तो स्टेट गवर्नर की कंसेंट चाहिए होती है। उसके बाद उसे ऑफिशियल गैजेट्स में पब्लिश किया जाता है। जब पब्लिश किया जाता है तो क्लियर कट लिखा जाता है कि भैया एक्ट इफ़ेक्टिव कब से होगा, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो ये पीछे ईयर लिखा हुआ है ये इफ़ेक्टिव भी इसी ईयर से होता है एक्ट, लेकिन ये वाला एक्ट इसी ईयर से इफ़ेक्टिव था। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में ही इफ़ेक्टिव हो गया था। अच्छा, तीसरी चीज़ देखिए, नाम के नीचे लिखा हुआ है एक्ट ऑफ 99, एक्ट नंबर 9 ऑफ 1872। एक्ट नंबर 9 ऑफ 1872 का क्या मतलब है कि देखिए जब पार्लियामेंट में बहुत सारे लॉज जाते हैं, उनके ऊपर डिस्कशंस होती है, कुछ पास होते हैं कुछ पास नहीं होते हैं, तो पार्लियामेंट में प्रेजेंट होने वाला कौन सा एक्ट था? ये 1872 में पार्लियामेंट में प्रेजेंट होने वाला कौन सा एक्ट था? ये 9th। कौन सा एक्ट है? 9th। तो जिस भी नाम के नीचे आप देखेंगे एक्ट नंबर दिस ऑफ दिस, तो मतलब उस ईयर में प्रेजेंट होने वाला कौन सा एक्ट था? 9th एक्ट था, 9th लॉ था जो पार्लियामेंट में प्रेजेंट हुआ था पास होने के लिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ठीक, आ जाइए जी। यहाँ पर लिखा हो 25 अप्रैल 1872, लेकिन इफेक्टिव कब से हुआ था? ये कहता है जी सितंबर, 1st डे ऑफ सितंबर 1872। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है 25 अप्रैल 1872, तो मतलब पास होने वाली डेट अलग हो सकती है और इफ़ेक्टिव होने वाली डेट अलग हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया शॉर्ट टाइटल। अगर मैं बात करूँगा कंप्लीट नेम की, तो कंप्लीट नेम में ये सारा आएगा, कंप्लीट नेम में ये सारा आएगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, एक्ट 9 ऑफ 1872। फिर जी सेकंड क्या होता है? प्रीएम्बल। हर एक्ट में आपको प्रीएम्बल मिलेगा। क्या मिलेगा हर एक्ट में? कहता है जी हर एक्ट में आपको प्रीएम्बल मिलेगा। प्रीएम्बल का क्या मतलब होता है? कहता है जी प्रीएम्बल ना, जो लॉ मेकर है, जिसने भी लॉ बनाया है, उसने क्या सोचकर लॉ को बनाया है। एक इंटेंशन होती है ना लॉ बनाने की, कि इस लॉ के पीछे की इंटेंशन क्या है। तो प्रीएम्बल बेसिकली उस इंटेंशन को क्लियर करता है। अब देखिए यहाँ पर जो प्रीएम्बल है वो क्या दिया हुआ है? वेयर एज इट इज़ एक्सपीडिएंट टू डिफाइन एंड अमेंड सर्टेन पार्ट्स ऑफ द लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट्स। इसका क्या मतलब हुआ? 1872 से पहले कोई भी यूनिफाइड लॉ नहीं था जो हर तरह के कॉन्ट्रैक्ट से डील कर सके। तो ये पहला ऐसा लॉ था जो कि सारे कॉन्ट्रैक्ट्स से डील कर रहा था, राइट। तो जी जो अलग अलग लॉ बने हुए थे कि कोई किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए अलग से लॉ बना हुआ था, किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए अलग से लॉ बना हुआ था, उन सब को अमेंड कर कर एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर कोडिफाइड करना मेन मोटिव था इस एक्ट का। वेयर एज इट इज़ एक्सपीडिएंट, जहाँ ये ज़रूरत महसूस हुई, to define and amend certain parts of the law relating to contract, ठीक है। तो प्रीएम्बल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बेसिकली प्रीएम्बल क्या होता है? इंटेंशन ऑफ द लॉ मेकर बिहाइंड द लॉ, इंटेंशन ऑफ लॉ मेकर बिहाइंड लॉ। तो प्रीएम्बल से हमें ये पता चल जाता है कि एक्चुअल में लॉ के पीछे की इंटेंशन क्या है, लॉ क्यों बनाया गया है, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट होता है समझने के लिए लॉ का एक ओवरव्यू समझने के लिए। फिर जी प्रीएम्बल के बाद स्टार्ट होता है जी हमारे पास एक्चुअल में बॉडी, ठीक है। तो इसे मैं बॉडी कहूँगा। देखिए प्रीएम्बल आया, प्रीएम्बल के बाद फिर बॉडी स्टार्ट हुई हमारे पास।
अब जी बॉडी में क्या होता है, कहता है जी सेक्शंस, जितने भी सेक्शंस हैं उस एक्ट के अंदर सेक्शंस होते हैं बॉडी में। लेकिन सेक्शंस को ना जिस तरह आपकी बुक में कंटेंट्स को चैप्टर में डिवाइड कर देते हैं, भाई चैप्टर 1 में ये कंटेंट रहेगा, चैप्टर 2 में ये कंटेंट रहेगा, चैप्टर 3 में ये कंटेंट रहेगा, इसी तरह एक्ट में भी सेक्शंस को चैप्टर्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास स्टार्टिंग हुई प्रिलिमिनरी से, जहाँ पर हमें शो टाइटल एक्सटेंट कमेंसमेंट ये बताया जाता है। हर सेक्शन, हर एक्ट का सेक्शन 1 यही होता है कि जी एक्ट का नाम क्या है, शो टाइटल, एक्ट का नाम क्या है, एक्सटेंट मतलब एक्ट कहाँ पर एप्लीकेबल है, होल ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल है या कोई पर्टिकुलर जगह है, कोई पर्टिकुलर स्टेट है, कोई पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरी है जहाँ पर ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं है, तो वो भी फर्स्ट सेक्शन में बताया जाता है, राइट। और कब से एक्ट एनफोर्सेबल होगा मतलब कमेंसमेंट, ये भी उसी सेक्शन में ही बताया जाता है। और सेविंग का क्या मतलब हुआ, यहाँ सेविंग भी दे रखा है एक। सेविंग का मतलब ये है कि अगर कोई एक्ट में क्लियर कट है कि जो पहले के कॉन्ट्रैक्ट्स हो चुके हैं उनके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होगा, जो जैसा पहले हो चुका है उसको अमेंड नहीं किया जाएगा, तो वो फिर सेविंग्स में लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। तो जनरली हर एक्ट के अंदर सेक्शन 1 क्या होगा, कहता है जी शो टाइटल, एक्सटेंट कहाँ पर एप्लीकेबल है होल ऑफ इंडिया के अंदर, या फिर कोई पर्टिकुलर स्टेट है, यूनियन टेरिटरी है, एरिया है जो एक्सक्लूडेड है, और कमेंसमेंट मतलब कब से एप्लीकेबल है। जैसे हमने इसके केस में पढ़ा कि 1 सितंबर 1872 से एप्लीकेबल है, ठीक है। और सेकंड जो सेक्शन होता है जनरली वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं, हर एक्ट के केस में डेफिनेशंस होती है। इसके अंदर उसका हेडिंग दे रखा है इंटरप्रिटेशन क्लोज, लेकिन जितने भी आज की डेट में एक्ट पास होते हैं तो हेडिंग क्या होता है, डेफिनेशंस। जैसे कि अगर हम इनकम टैक्स एक्ट की बात करें या कंपनीज एक्ट की बात करें, सिक्योरिटीज़ एक्ट की बात करें, सेबी एक्ट की, तो उन सब में क्या होता है, सेकंड सेक्शन डेफिनेशंस। डेफिनेशंस का क्या मतलब होता है, कहता है जी जो पूरी बॉडी में वर्ड्स यूज़ करने वाले हैं, सेक्शंस में वर्ड्स यूज़ करने वाले हैं, इस एक्ट में वर्ड्स यूज़ करने वाले हैं, तो उन वर्ड्स का एग्जैक्टली क्या मतलब है, हमें वर्ड्स को किस पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर चलना है। तो अगर कोई भी ऐसा वर्ड है जिसके 2 या 2 से ज़्यादा मीनिंग हो सकते हैं, तो डेफिनेशंस के अंदर उसको एग्जैक्टली डिफाइन कर दिया जाता है कि आपको इस एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से इस वर्ड को इस तरीके से ही देखना है, यही मीनिंग लेकर चलना है, राइट। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इंटरप्रिटेशन क्लोज। वैसे जनरली और एक्ट्स के अंदर आपको सेकंड सेक्शन क्या पाएगा, डेफिनेशंस। तो जी ये तो हमारे पास क्या हो गया, स्टार्टिंग, प्रिलिमिनरी, मुझे थोड़ा सा प्रोनाउंस करने में दिक्कत आती है, राइट। तो ये तो ये तो हो गया हमारे पास स्टार्टिंग। उसके बाद जी चैप्टर स्टार्ट हो गए। जैसे मैंने आपको बताया कि जी हर कंटेंट को चैप्टर्स में डिवाइड किया जाता है, तो एक्ट के अंदर भी सेक्शंस को चैप्टर में डिवाइड किया जाता है। तो देखिए चैप्टर 1 में सेक्शंस कहाँ से कहाँ तक है, कहता है इनिशियली तो सेक्शन 1 सेक्शन 2 है, लेकिन चैप्टर 1 के अंदर 3 से लेकर 9 तक है। अब यहाँ पर एक नोट करने वाली चीज़ मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि सेक्शन नंबर दोबारा से स्टार्ट नहीं होते। ऐसा नहीं है कि 1 2 फिर चैप्टर 1 में दोबारा 1 2 3 4 स्टार्ट कर देंगे। सेक्शंस चलते रहते हैं, कंटिन्यूटी में चलता रहता है। अगर मैं चैप्टर 3 की बात करूँगा तो आप देखेंगे चैप्टर 3 के अंदर आगे से सेक्शंस चल रहे हैं। चैप्टर 2 के अंदर 9 के बाद 10 11 12 13 14 15, राइट। तो ऐसा नहीं है 9 के बाद दोबारा चैप्टर 2 में सेक्शन 1 सेक्शन 2 सेक्शन 3 स्टार्ट हो गया। सेक्शंस कंटिन्यूटी में चलते रहते हैं। जो चैप्टर की हेडिंग होती है वो उस चैप्टर की इंटेंशन को शो करती है कि इस चैप्टर के अंदर जो कंटेंट दिया हुआ है उस कंटेंट का इंटेंशन क्या था इस लॉ के पीछे, राइट। जैसे चैप्टर 1 की हेडिंग दी हुई है ऑफ द कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल, मीन्स चैप्टर 1 इज रिलेटेड टू प्रपोजल, राइट। ऑफर में किस किस चीज़ से रिलेटेड है चैप्टर 1, कहता है जी ऑफ़र की कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, ऑफ़र की एक्सेप्टेंस रिलेटेड है, ऑफ़र के रिवोकेशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो जी यहाँ पर इन्होंने फिर कंटेंट को सेक्शंस में डिवाइड कर दिया। हर सेक्शन की भी अपनी एक हेडिंग होती है। जैसे सेक्शन 3 की हेडिंग क्या है, कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस रिवोकेशन ऑफ द
प्रपोजल। ठीक, तो इस तरह जितने भी सेक्शंस होते हैं उन सेक्शंस को चैप्टर्स में डिवाइड किया जाता है, लेकिन दिमाग में रखिएगा कि सेक्शंस का जो नंबरिंग है वो कंटिन्यूटी में चलती है। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पर ये कंटिन्यूसली चलता जा रहा है। तो ये हमारी क्या है, बॉडी, ये हमारी क्या है, बॉडी। अब इसके अलावा भी कुछ एक्ट्स के पीछे आप देखेंगे शेड्यूल्स। शेड्यूल्स का क्या मतलब है, कहता है जी शेड्यूल्स भी एक्ट का ही पार्ट है। लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था, शेड्यूल्स भी एक्ट का ही पार्ट है, राइट। ये हमारा एक्ट है, ये बॉडी है जिसमें सेक्शंस लिखे हुए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये वाला पार्ट है। अब जी इन सेक्शंस को हेल्प करने के लिए साथ में शेड्यूल्स अटैच कर दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे कंपनी लॉ में कहा कि अगर कोई डायरेक्टर का रिलेटिव है, रिलेटिव कौन, क्या मदर रिलेटिव की डेफिनेशन में आएगी, क्या फादर रिलेटिव की डेफिनेशन में आएगा, क्या सिस्टर या ब्रदर रिलेटिव की डेफिनेशन में आएगा, क्या स्टेप सिस्टर स्टेप ब्रदर रिलेटिव की डेफिनेशन में आएगा, क्या ग्रैंड पेरेंट्स रिलेटिव की डेफिनेशन में आएगी। अब जी अगर रिलेटिव वर्ड की जगह हर सेक्शन में सबका ही नाम दिया जाए तो बड़ा लंबा हो जाएगा एक्ट। तो जी वर्ड रिलेटिव लिख दिया और रिलेटिव कौन होगा ये शेड्यूल में अटैच कर दीजिए, शेड्यूल में बता दीजिए। तो बेसिकली शेड्यूल्स क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, मेन बॉडी की हेल्प कर रहे हैं। शेड्यूल्स को हम बोलते हैं हेल्पिंग हैंड्स। ठीक है, शेड्यूल्स आर ओनली हेल्पिंग हैंड्स, पार्ट ऑफ द एक्ट बट अटैच्ड टू द एक्ट, राइट। शेड्यूल है, नोट द इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ द एक्ट। अगर ये इसके अंदर ही मैं कहता यहाँ पर शेड्यूल है तो इंटीग्रेटेड पार्ट कंसिडर किया जाता है, राइट। डिफरेंस क्या हुआ, डिफरेंस ये हुआ कि मान के चलो शेड्यूल में कुछ लिखा हुआ है विच इज़ अगेंस्ट द सेक्शन, सेक्शन में कुछ और लिखा हुआ है, शेड्यूल में कुछ और लिखा हुआ है, तो जी प्रोविजंस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो उस केस में शेड्यूल में जो लिखा हुआ है वो माना जाएगा या सेक्शन में जो लिखा हुआ है वो माना जाएगा। कहता है जी हमेशा वही माना जाएगा जो सेक्शन में लिखा हुआ है, राइट। अगर सेक्शन में जो लिखा हुआ है वो समझ नहीं आ रहा है और उसके बारे में कुछ शेड्यूल में दे रखा है तो वी कैन टेक द हेल्प ऑफ शेड्यूल। क्लियर है। अच्छा, शेड्यूल्स के अलावा भी अब बॉडी में सेक्शंस हो गए हमारे पास, फिर मैंने कहा जी हमारे पास शेड्यूल्स होते हैं, उसके अलावा भी एनेक्टमेंट्स होती है, राइट। एनेक्टमेंट्स कह लीजिए, अटैचमेंट्स कह लीजिए, एनेक्स्चर्स कह लीजिए साथ साथ, तो वो चीज़ भी होती है। अभी जो अटैचमेंट्स की बात कर रहा हूँ या एनेक्स्चर्स की बात कर रहा हूँ मैं, ए फॉर अटैचमेंट, ए फॉर एनेक्स्चर, राइट। ये क्या होता है, जैसे मान के चलिए किसी एक्ट में बताया गया है कि जी आपको इस चीज़ के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी, रूल्स में बताया गया कि जी आपको फॉर्म नंबर 2 फाइल करना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अब जी फॉर्म नंबर 2 कहाँ पर है, तो जो फॉर्म होगा वो अटैच कर दिया जाएगा विद द एक्ट। तो जो एनेक्स्चर्स होते हैं या फिर अटैचमेंट्स होती है वो जनरली जो प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स होती है उनको कंप्लाई करते हैं, प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं। जैसे मैंने कहा फॉर्म को अटैच कर दिया जाएगा, तो एनेक्स्चर 1 क्या है जी, फॉर्म नंबर 1, एनेक्स्चर 2 क्या है जी, फॉर्म नंबर 2, राइट। तो इस चीज़ में हो सकते हैं। तो ये ओवरऑल आपका स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर हमने देखा कि सब हर एक्ट का एक शॉर्ट टाइटल होगा, ईयर होगा जी, किस ईयर में वो पास हुआ, किस ईयर में वो एनफोर्सेबल हुआ, दैट मे बी सेम, दैट मे बी डिफरेंट। प्रीएम्बल होगा विच इज़ द इंटेंशन बिहाइंड द लॉ ऑफ द लॉ मेकर, राइट। फिर जी बॉडी होगी, बॉडी के अंदर क्या होगा जी, सेक्शंस विच इज़ मेन लॉ। अगर बॉडी में कुछ लिखा हुआ है और वो क्लियर है, उसके अंदर कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, आई एम यूजिंग द वर्ड एम्बिग्यूटी, एम्बिग्यूटी का मतलब किसी तरह का कोई डाउट नहीं है, वो अनएम्बिगुअस है, फ्री फ्रॉम एवरी डाउट, तो जी जो बॉडी में लिखा हुआ है, जो सेक्शंस में लिखा हुआ है वही माना जाएगा, बात ख़त्म। चाहे शेड्यूल में कुछ भी लिखा हो, चाहे एनेक्स्चर्स में कुछ भी लिखा हो, चाहे प्रीएम्बल में कुछ भी लिखा हो, ठीक है। तो एनेक्स्चर्स है, शेड्यूल्स है, प्रीएम्बल्स है, ये हेल्प करते हैं लॉ मेकर की इंटेंशन को समझने में, लेकिन ये कभी भी सेक्शन के कंटेंट को ओवरराइड नहीं कर सकते।
फिर जी शेड्यूल्स हमने आपको बताया, अगेन हेल्पिंग हैंड्स और एनेक्स्चर्स या फिर अटैचमेंट्स, अगेन हेल्पिंग हैंड्स। ठीक है, अब जी सेक्शंस को पढ़ते कैसे हैं, जैसे मैं करूँ सेक्शन 1 सब सेक्शन 1 क्लोज दिस, तो इसे पढ़ेंगे कैसे। देखिए यहाँ पर क्लियर कट कहा गया, जैसे मैं सबसे पहले फर्स्ट सेक्शन के बारे में बात करता हूँ। तो प्रियम्बल के बाद हमारे पास स्टार्टिंग हुई फर्स्ट सेक्शन की शॉर्ट टाइटल, तो यहाँ नंबर दिया गया फर्स्ट सेक्शन, शॉर्ट टाइटल दिया गया यहाँ पर कि जी दिस एक्ट में बी कॉल्ड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। फिर जी एक्सटेंड कमेंसमेंट, इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड इट शैल कम इन टू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 1872। अब आपको पता होगा कि जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था आर्टिकल 370 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। अच्छा, जब हम कोई भी लॉ पढ़ते हैं, कोई भी एक्ट पढ़ते हैं, तो हम सेक्शन यूज़ करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सेक्शन की जगह हम लोग आर्टिकल यूज़ करते हैं, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4, ऐसे। ठीक है, तो ये आर्टिकल 370 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया हुआ था। जब इंडिया आज़ाद हुआ और इंडिया ने जम्मू एंड कश्मीर को अपनी बाउंड्रीज़ में मिलाना चाहा, एक्वायर करना चाहा, तो जो यहाँ के राजा थे उन्होंने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस अपनी रखी कि जी हमारी ये टर्म्स एंड कंडीशंस मानी जाएगी तो हम इंडिया का पार्ट बन जाएंगे। ठीक है, उन टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट किया गया और जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दिया गया आर्टिकल 370 में। और जम्मू एंड कश्मीर अभी तक वो स्पेशल स्टेटस, वो स्पेशल प्रिविलेज एंजॉय कर रहा था, लेकिन जैसा कि अब आप जानते हैं कि करंट गवर्नमेंट ने इसको ख़त्म कर दिया है। नाउ जम्मू एंड कश्मीर इज़ नॉट हैविंग एनी स्पेशल स्टेटस, राइट। जो प्रिविलेजेस मिली हुई थी, एक जो स्पेशल स्टेटस ये था इसके अंदर कि चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी एक्ट पास करे, जम्मू एंड कश्मीर पर तभी एप्लीकेबल होगा जब जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट उसे एक्सेप्ट करेगी, अदरवाइज जम्मू एंड कश्मीर पर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये भी एक स्पेशल स्टेटस इस आर्टिकल में जम्मू एंड कश्मीर को दिया हुआ था। तो अब आर्टिकल 370 ही नहीं रहा तो जम्मू एंड कश्मीर के लिए कोई स्पेशल स्टेटस भी नहीं रहा, कोई स्पेशल प्रिविलेज भी नहीं रही। ठीक है, प्रिविलेज का मतलब एक एडिशनल, कहते हैं ना, अपर हैंड, कि हाँ जी मेरे पास तो ये प्रिविलेज है, और एडवांटेज। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सेक्शन 2। अच्छा, मैं सेविंग्स भी पढ़ देता हूँ। नथिंग हेयर इन कंटेंट शैल अफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ एनी स्टैट्यूट। कहता है जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में प्रोविजंस हम लोग बना रहे हैं, उन प्रोविजंस की वजह से किसी और एक्ट के, किसी और लॉ के, किसी और स्टैट्यूट के किसी प्रोविजन पर कोई अफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, नॉट हेयर बाय एक्सप्रेसली रिपील्ड, नॉर एनी यूजेज और कस्टम ऑफ द ट्रेड, नॉर एनी इंसिडेंट ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट नॉट इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। तो जी हमारी इंटेंशन जो करंट कोई भी लॉ है उसके प्रोविजंस को इफ़ेक्ट करना नहीं है। हमारी इंटेंशन जो इंडिया की कस्टम है, जो इंडिया की यूजेस है, जो इंडिया में ट्रेड में चल रहा है, उनको अफेक्ट करना नहीं है जब तक वो इस एक्ट के प्रोविजंस के साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं होते। ठीक है, आ जाओ जी इंटरप्रिटेशन क्लोज सेक्शन सेकंड जो मैंने बताया, जनरली हर एक्ट का क्या होता है, डेफिनेशंस। अब ध्यान से देखिएगा, जब किसी सेक्शन के बाद, सेक्शन की हेडिंग के बाद कुछ कंटेंट लिखा हुआ हो, रिपीट कर रहा हूँ, सेक्शन नंबर और हेडिंग के बाद कुछ कंटेंट लिखा हुआ हो और उसके बाद ABC लिखा हो या 1 2 3 लिखा हो, तो जी हम मान के चलेंगे सेक्शन 2 क्लोज ए। सेक्शन 2 क्लोज ए मतलब ये है कि ऑथर की इंटेंशन, लॉ मेकर की इंटेंशन बिल्कुल स्टार्टिंग से ही सेक्शन को डिवाइड करने की नहीं थी। उसने जी सेक्शन का नंबर दिया, सेक्शन की हेडिंग दी और उसके बाद उस सेक्शन को स्टार्ट कर दिया बिना डिवीजन के, उस सेक्शन को स्टार्ट कर दिया। तो ये जब स्टार्ट कर दिया तो फिर हम इसे क्या कंसिडर करेंगे, क्लोज। क्या कंसिडर करेंगे, क्लोज।
होता कैसे है मैं आपको बता देता हूँ। सेक्शन, सेक्शन में सब सेक्शन, ठीक है, सब सेक्शंस के अंदर क्लोजेज, क्लोजेज के अंदर सब क्लोजेज, सब क्लोजेज के अंदर भी कोई दे रखा है नंबरिंग तो आइटम, और आइटम के अंदर सब आइटम, और अगर उसके अंदर भी कुछ है तो पॉइंट, ठीक है। तो अगर मैं कहूँगा 2 1 A 1 अगेन, फिर उसके अंदर मैं दोबारा A, तो जी ये क्या हुआ, कहता है जी दिस इज सेक्शन, दिस इज सबसेक्शन, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लोज A, सब क्लोज 1, आइटम A, मान के चलो इसके अंदर दोबारा से फिर A दे देते हैं तो हम कहते हैं सब आइटम A, फिर दोबारा से नंबर दे देते 1 तो हम कहते हैं जी 0.1, ठीक है। तो जनरल रूल ये है कि सेक्शन सब सेक्शन, क्लोज सब क्लोज, आइटम सब आइटम और उसके आगे पॉइंट। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हमें कभी कभी ध्यान देना पड़ता है। पॉसिबल है कि 2A लिखा हुआ है तो ये सेक्शन 2 सब सेक्शन A ना पढ़ा जाए बल्कि सेक्शन 2 क्लोज A पढ़ा जाए, राइट। तो कब अगला जो नंबर है वो सब सेक्शन कंसिडर किया जाए और कब क्लोज कंसिडर किया जाए वो रूल मैं आपको बता रहा हूँ। अगर सेक्शन नंबर और हेडिंग के बाद डायरेक्ट कंटेंट स्टार्ट हो गया है तो इसका मतलब ऑथर ने उसे सब डिवाइड नहीं किया है उस सेक्शन को, तो जी सेक्शन 2 और उसके बाद क्लोज A, सेक्शन 2 और क्लोज B, राइट। सेक्शन 2 क्लोज B। अब यहां पर क्या है, कहता है जी सेक्शन 3 हेडिंग दे दी और उसके बाद डायरेक्ट कंटेंट स्टार्ट कर दिया और कोई नंबरिंग भी नहीं है, सब डिवीजन भी नहीं है, तो सेक्शन 3 बात ख़त्म। अब यहाँ पर क्या है, कहता है जी सेक्शन 4 डायरेक्ट कंटेंट स्टार्ट कर दिया, राइट, यहाँ तक। फिर लाइन को कंटिन्यूटी में रखने की बजाय इन्होंने ब्रेक कर दिया लेकिन कोई नंबरिंग दी नहीं, तो उस केस में क्या बोलेंगे, पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, ठीक है। अगर नंबरिंग नहीं दे रखी तो पैरा 1, पैरा 2 या पैराग्राफ आप बोल सकते हैं, ठीक। कुछ लॉज के अंदर चीज़ों को समझाने के लिए साथ साथ इलिस्ट्रेशंस भी दी गई होती है, तो इलिस्ट्रेशंस लॉ का ही पार्ट है। लेकिन अगेन मैं आपको बताऊंगा कि अगर सेक्शन क्लियर है तो उस केस में हमें सेक्शन की बात ही माननी है। इलिस्ट्रेशंस आर ऑल्सो हेल्पिंग हैंड्स। जब सेक्शन क्लियर ना हो तो इलिस्ट्रेशंस के मीडियम से हम लोग उसके प्रोविजन समझने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन किसी भी केस में कोई इलिस्ट्रेशन भी सेक्शन के अगेंस्ट नहीं जा सकता। दिस इज़ द मेन लॉ, दिस कंटेंट इज़ द मेन लॉ, ठीक है। आ जाइए जी, अब यहाँ पर देखिए हम कह रहे हैं जी रिवोकेशन हाउ मेड, और बिना नंबरिंग के यहाँ पर कंटेंट चालू हो गया, तो सेक्शन 6 क्लोज 1, क्लोज 2, क्लोज 3 इस तरह से कंसिडर किया जाएगा। अब यहाँ पर जो मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ, मैं आपको कंपनीज एक्ट शो करता हूँ, उसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगा
कि किस केस में सबसेक्शन कंसिडर करेंगे, किस केस में सीधा क्लोज कंसिडर करेंगे। ठीक है, आगे का सेम रहेगा। दिक्कत क्या है कि इसे सेक्शन सबसेक्शन कंसिडर करेंगे या क्लोज। एक बार वो चीज़ क्लियर हो गई, सबसेक्शन कंसिडर करेंगे तो अगला क्लोज है, फिर सब क्लोज है, फिर आइटम है, सब आइटम है। एक बार ये क्लियर हो गया इसे क्लोज कंसिडर करेंगे तो अगला सब क्लोज है, फिर आइटम है, फिर सब आइटम है, राइट। तो आगे का सेम रहेगा। बस दिक्कत क्या आती है कि सेक्शन के बाद सबसेक्शन कंसिडर किया जाएगा अगले पॉइंट को, या क्लोज कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, मैं आपको कंपनीज एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाता हूँ। देखिए, ये कंपनीज एक्ट है हमारे पास, कंपनीज एक्ट 2013। अब यहाँ पर जो हमारे पास स्टार्टिंग है उसके अंदर क्या दे रखा है, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन, सेकंड सेक्शन, डेफिनेशंस। जैसे मैंने आपको बताया था कि जनरली हर एक्ट का फर्स्ट सेक्शन वही होता है और सेकंड सेक्शन डेफिनेशन होता है। फिर जी चैप्टर 2 के अंदर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज एंड मैटर इंसिडेंशियल देयर टू। अब यहाँ क्या दिया हुआ है, सेक्शन 3, राइट। सेक्शन 3 फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। फिर दिया सेक्शन 3A। अब जैसे 3 के बाद 3A दे रखा है, ये एक कैपिटल में है तो इसको अलग से सेक्शन कंसिडर किया जाएगा, सेक्शन 3 का पार्ट कंसिडर नहीं किया जाएगा, राइट। तो सेक्शन 3 और यहाँ सेक्शन 3A। अगर हम सेक्शन 3 को ओपन करते हैं तो ये आपके सामने सेक्शन 3 है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर दिया नंबर, हमारे पास टाइटल है, राइट। और 3 के बाद कोई भी कंटेंट दिए बिना डायरेक्ट 1 लिख दिया। इसका मतलब ऑथर ने बिल्कुल बिगनिंग में ही सेक्शन को डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर क्या आएगा, सेक्शन 3 सब सेक्शन 1, सेक्शन 3 सब सेक्शन 1। हेडिंग क्या है जी सेक्शन की, कहता है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। तो सेक्शन 3 सब सेक्शन 1। अब सब सेक्शन के अंदर दे रखा है ABC, तो जी क्लोज A, क्लोज B, क्लोज C। ठीक है, तो सेक्शन 3 सब सेक्शन 1, क्लोज A, क्लोज B, क्लोज C। जब ये कंप्लीट हो रहा है उसके बाद दे रखा है प्रोवाइडेड। प्रोवाइडेड का मतलब कि सब सेक्शन 1 में प्रोविजन भी दिया हुआ है, राइट। तो फर्स्ट पैराग्राफ को, जो प्रोवाइडेड वाला पैराग्राफ है उसे हम फर्स्ट प्रोविज़ो बोलेंगे, सेकंड को सेकंड प्रोविज़ो बोलेंगे। तो प्रोवाइडेड, उसके बाद सेकंड में लिखा पाएगा, सेकंड पैराग्राफ में अगर दोबारा प्रोवाइडेड दिया हुआ है प्रोवाइडेड फर्दर, अगर थर्ड प्रोविज़न भी दिया हुआ है तो फिर प्रोवाइडेड आल्सो लिखा पाएगा, फोर्थ दिया हुआ है तो प्रोवाइडेड आल्सो, फिफ्थ दिया हुआ है तो प्रोवाइडेड आल्सो। तो मतलब फर्स्ट प्रोविज़न के केस में प्रोवाइडेड वर्ड लिखा होगा, सेकंड के केस में प्रोवाइडेड फर्दर लिखा होगा, और उसके बाद हर केस में प्रोवाइडेड आल्सो लिखा होगा, राइट। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, हम कहेंगे जी प्रोविज़ो 3, क्योंकि थर्ड प्रोविज़न है, प्रोविज़ो 3 टू सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 3, प्रोविज़ो 3 टू सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 3, प्रोविज़ो 4, राइट। उसके बाद फिर सब सेक्शन 2 स्टार्ट हो गया, तो सब सेक्शन 2 क्लोज A, क्लोज B, क्लोज C। ठीक है, अब यहाँ पर डायरेक्ट नंबरिंग, जो सेक्शन का नंबर है उसके बाद कुछ कंटेंट लिखते, उसके बाद नंबरिंग शुरू करते। तो हम क्या पढ़ते हैं, सेक्शन, उसके बाद सीधा क्लोज, जैसे कि सब सेक्शन 2 में जनरली होता है। देखिए, नंबरिंग के बाद जो सेक्शन का नंबर है उसके बाद 1 की जगह कंटेंट दे दिया, इन दिस एक्ट अनलेस द कंटेस्ट अदरवाइज रिक्वायर्स। तो जी कंटेंट दे दिया, डायरेक्ट नंबर नहीं दिया, 2 1 नहीं किया, 2 के बाद कुछ कंटेंट दिया, उसके बाद 1 आया। तो जब बीच में कंटेंट आ जाए, सेक्शन नंबर और दूसरे नंबर के बीच में कुछ कंटेंट आ जाए, तो जी ये हम क्लोज कंसीडर करेंगे, सब सेक्शन कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन अगर बीच में कोई कंटेंट नहीं है, डायरेक्ट सेक्शन 2 के बाद 1 लिख देते, तो हम मानते ऑथर बिल्कुल स्टार्टिंग से ही सेक्शन को डिवाइड करना चाहता है। ठीक है जी, तो अभी के लिए इतनी नॉलेज सफिशिएंट आई थिंक। आ जाइए जी, तो हम लोगों को स्टार्ट करना है
लेसन 2 आपका, देखिए पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पहला लेसन, लेकिन वो मैं बाद में स्टार्ट करूँ क्योंकि वो थोड़ा टेक्निकल है। इतने तक कुछ लीगल वर्ड्स आपको समझ में आने लग जाए, कुछ लॉ पढ़ना आपको समझ में आने लग जाए, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया थोड़ा आसान हो जाएगा समझने में। हाँ जी, लेसन 2 का इन्होंने हेडिंग दी हुई है एलिमेंट्स ऑफ जनरल लॉज, जिसके अंदर हमारे पास 2 चैप्टर्स हैं बेसिकली। एक तो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और दूसरा लॉ ऑफ टॉर्ट। तो जी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, देखिए सबसे पहले हम लोग आपके बुक का कंटेंट समझने की कोशिश करेंगे, राइट। और उसको मैं एक एक वर्ड को बड़ा डिटेल में समझाता जाऊंगा और बताता जाऊंगा कि कौन सा वर्ड, कौन सी लाइन, कौन सा पैराग्राफ एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का मैं एक ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। देखिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये नाम है एक्ट का, ठीक है जी। एन एक्ट रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट्स इन इंडिया। कब से ये एनफोर्सेबल हुआ था? कहता है जी 1 सितंबर 1872 से। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। एप्लीकेबल टू, कहता है जी होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। अभी तक एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर चल रहा है, लेकिन एक्चुअल में मैं आपको बता चुका हूँ सेक्शन 370 अब रिपील कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है, राइट। अब जम्मू एंड कश्मीर को कोई स्पेशल स्टेटस नहीं दिया हुआ, लेकिन मुझे क्लियर नहीं है कि आपके जो एग्ज़ाम्स में पूछा जाएगा उसमें इस चीज़ को अभी कंसीडर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, राइट। एक्ट में अभी तक अमेंड नहीं किया गया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को एज सच अमेंड नहीं किया गया है, राइट। अभी सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया है और वहाँ पर 370 को हटा दिया गया है, ठीक है। तो फॉर द टाइमिंग आप यही मान के चलिए, अगर हमारे पास कोई क्लैरिफिकेशन आएगी इस चीज़ से रिलेटेड तो हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ठीक है जी। इसका स्ट्रक्चर समझिए एक बार कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया था 1872 में, 1872 आज़ादी से भी बहुत पहले, बाबा आदम के ज़माने का एक्ट है, राइट। दोस्तों जितना पुराना एक्ट है ना ये, उतना ही इम्पोर्टेंट एक्ट है। इनफैक्ट हिंदुस्तान में, इंडिया में रहने वाले हर इंसान को इस एक्ट के सारे प्रोविजंस पता होने चाहिए, और जो बाहर से इंडिया में आ रहा है उसको भी इस एक्ट के सारे प्रोविजंस पता होने चाहिए। देखिए हम डे टू डे लाइफ के अंदर बहुत सारे प्रोमिसेस करते हैं एक दूसरे से, राइट। हर प्रोमिस सीरियस नहीं होता, हर प्रोमिस में हमारी इंटेंशन नहीं होती कि हम वो प्रोमिस पूरा करें, लेकिन कुछ प्रोमिसेस ऐसे होते हैं जहां हम भी चाहते हैं कि हम अपना पार्ट परफॉर्म करें और हम ये भी चाहते हैं कि सामने वाला भी अपना पार्ट परफॉर्म करे, और अगर सामने वाला अपना पार्ट परफॉर्म ना करे तो हमारे पास कोई ना कोई लीगल रेमेडी होनी चाहिए, कोई होना चाहिए जो हमारी बात सुने, जो सामने वाले को कहे कि भैया या तो अपना पार्ट परफॉर्म करो, नहीं तो दूसरी पार्टी को जो नुकसान हुआ है वो नुकसान दो, ठीक है। जनरली इन केस ऑफ कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स, अगर मैं किसी दुकान पर टीवी लेने जा रहा हूँ, दुकानदार कह रहा है कि देखिए जी 3 साल की वारंटी है, अगर 3 साल तक कुछ भी ख़राब होता है तो हम लोग आपको रिप्लेस करके देंगे। अब इस केस में दुकानदार ने मुझसे प्रॉमिस किया और उस प्रॉमिस के बेसिस पर मैंने टीवी परचेज़ किया, कंसिडरेशन पे करी, राइट। अगर बाद में टीवी में कुछ खराबी आती है, दुकानदार टीवी लेने से मना कर देता है, रिप्लेस करने से मना कर देता है, तो क्या इस केस में मैं चाहूँगा कि या तो दुकानदार अपना प्रॉमिस, अपना पार्ट पूरा करे प्रॉमिस का? नहीं, तो भैया फिर मैं दुकानदार के अगेंस्ट कोर्ट में जाऊँगा, लॉ की हेल्प लूँगा दुकानदार के अगेंस्ट कि भैया या तो अपना पार्ट परफॉर्म करे ये, नहीं तो जो मुझे नुकसान हुआ है, जो मुझे डैमेजेस हुए हैं वो सामने वाला मुझे दे। मतलब कोई ना कोई लीगल रेमेडी मेरे पास होनी चाहिए, ठीक है। डे टू डे बेसिस में हज़ारों ऐसे प्रोमिसेस, एग्रीमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर हम लोग एंटर करते हैं। जब ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 आया था, उस वक्त ना तो बिज़नेस वर्ल्ड इतना ज़्यादा एस्टेब्लिश था, ना ही बिज़नेस की इतनी सारी डायमेंशंस खुली हुई थी,
बड़े थोड़े से बिजनेसेस थे, बड़ी थोड़ी सी डायमेंशंस थी। तो उस वक्त का माहौल अलग था और आज का माहौल अलग है। उस वक्त मेनली एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ होती थी, आज की डेट में एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ होती है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ होती है, सर्विस प्रोवाइडर्स बैठे हुए हैं, राइट। तो बिज़नेस के न्यू न्यू डायमेंशंस खुलते जा रहे हैं। तो जो इनिशियल स्ट्रक्चर था, उस वक्त लॉ मेकर की इंटेंशन थी कि जितनी भी तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उन सब से रिलेटेड प्रोविजंस इसी एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट कर देने चाहिए। तो जी इनिशियली 4 पार्ट्स में डिवाइडेड था ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सबसे पहला पार्ट था जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो जी यहाँ पर क्या बताया हुआ था, यहाँ बड़ी सिंपल सी बात बताई हुई थी कि भैया अगर आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने जा रहे हो तो जी आपको इन बातों का ध्यान रखना है। जब आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तभी आपका कॉन्ट्रैक्ट लॉ की नज़रों में वैलिड माना जाएगा, ठीक है। तो हम कहेंगे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप चाहते हो कि सामने वाला अपना पार्ट परफॉर्म नहीं कर रहा तो आप लॉ की हेल्प ले सको, कोर्ट में जा सको, तो जी इन बातों का ध्यान रखिएगा। साथ में बताया गया कि जी अगर सामने वाला डिफ़ॉल्ट कर रहा है तो आपके पास क्या क्या रेमेडीज़ अवेलेबल है, आप कौन कौन से डैमेजेस के लिए कोर्ट में जा सकते हो। तो वो सारे जनरल जो प्रोविजंस हैं वो सब इस पार्ट में बताए गए। और इस पार्ट में जो बताया गया सेक्शन 1 से लेकर 75 तक वो प्रोविजंस हर तरह के कॉन्ट्रैक्ट पर एप्लीकेबल है। तो जी ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये हर तरह के कॉन्ट्रैक्ट पर एप्लीकेबल है, राइट। तो सबसे पहला तो एमसीक्यू ये बनता है कि इनिशियली कितने पार्ट्स में डिवाइडेड था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। 4 पार्ट्स में डिवाइडेड था। कहता है जी पहला पार्ट सेक्शन 1 से लेकर 75, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। पहला पार्ट सेक्शन 1 से लेकर 75 विच डील्स विद द जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और ये जो पार्ट है ये हर तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स पर एप्लीकेबल है, ठीक है। दूसरा पार्ट उस वक्त जो था वो था कॉन्ट्रैक्ट्स रिलेटिंग टू सेल ऑफ गुड्स। तो गुड्स की सेल परचेज से रिलेटेड जो कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं उसको डील करता था ये वाला पार्ट। तो उससे रिलेटेड प्रोविजंस बता रखे थे, किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या रेमेडीज़ अवेलेबल है, बायर के पास क्या रेमेडीज़ अवेलेबल है, सेलर के पास क्या रेमेडीज़ अवेलेबल है, वो सब बताया हुआ था सेक्शन 76 से लेकर सेक्शन 123 तक, ठीक है जी। लेकिन अगेन बाबा आदम के ज़माने में लाया गया था। उस वक्त बिज़नेस वर्ल्ड इतना ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड नहीं था, बड़े थोड़े से बिजनेसेस थे, बड़े थोड़े से डिफरेंट टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स बनते थे। तो उस वक्त तो इसके अंदर जो प्रोविजंस रखे गए वो सारे सफिशिएंट थे। लेकिन जैसे जैसे बिज़नेस वर्ल्ड एक्सपैंड होता गया, डायमेंशंस खुलती गई बिज़नेस वर्ल्ड की, अलग अलग टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स बनने लग गए, इवन ई कॉन्ट्रैक्ट्स भी बनने लग गए। तो धीरे धीरे ये फील होना शुरू हुआ कि यार जो प्रोविजंस दे रखे हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में विद रिस्पेक्ट टू सेल ऑफ गुड्स, दोज प्रोविजंस आर नॉट सफिशिएंट, राइट। स्कोप बढ़ाना पड़ेगा लॉ का। तो जी 1930 में इस पार्ट को रिपील कर दिया गया, सेकंड पार्ट को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के रिपील कर दिया गया। मतलब सेक्शन 76 से लेकर 123 तक जो प्रोविजंस थे, अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के वो प्रोविजंस इफेक्टिव नहीं है। और इसको रिपील करके सेल ऑफ गुड्स से रिलेटेड एक सेपरेट एक्ट लाया गया विद डिटेल्ड प्रोविजंस। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट आया हमारे पास 1930 इस पार्ट को रिपील करने के बाद। रिपील का मतलब लास्ट क्लास में मैं आपको समझा चुका हूँ, इनइफेक्टिव करने के बाद, ठीक है। तो दिस पार्ट इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एट प्रेजेंट, ठीक। फिर जो थर्ड पार्ट था हमारे पास, दैट इज रिलेटेड टू स्पेशल काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब जैसे कि प्लेज है, बेलमेंट है, एजेंसीज है, तो उस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड ये पार्ट था हमारे पास, है इनफैक्ट अभी भी ये पार्ट हमारे पास, ठीक है। तो ये पार्ट अभी भी है हमारे पास। अब प्लेज क्या होता है, बेलमेंट क्या होता है, एजेंसी क्या होता है, वो सब डिटेल में समझेंगे। फॉर द टाइम बिंग मेरा बताने का मोटिव ये है कि दिस पार्ट इज़ स्टिल इफेक्टिव, ठीक है। तो सेक्शन 124 से लेकर 238 तक के जो सेक्शंस है वो स्टिल द पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और जो चौथा पार्ट था वो था विद रिस्पेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट्स रिलेटिंग टू पार्टनरशिप्स। अब अगेन
पार्टनरशिप्स के भी स्कोप बढ़ गए हैं, टाइप ऑफ पार्टनरशिप्स भी बढ़ गई है, राइट। बिजनेस वर्ल्ड एक्सपैंड हो रहा है, डायमेंशंस इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर भी हमें लगने लगा कि यार जो प्रोविजंस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है विद रिस्पेक्ट टू पार्टनरशिप दे आर नॉट सफिशिएंट, हमें और डिटेल्ड लॉ चाहिए। तो जी इस पार्ट को भी रिपील कर दिया गया। 1932 में एक सेपरेट एक्ट लाया गया, पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक। तो ना फिलहाल ये वाला पार्ट मतलब सेक्शन 239 से लेकर 266 तक इफ़ेक्टिव है, ना फिलहाल सेकंड वाला पार्ट मतलब सेक्शन 76 से लेकर सेक्शन 123 तक इफ़ेक्टिव है। सिर्फ दो ही पार्ट इफ़ेक्टिव है, एक फर्स्ट पार्ट सेक्शन 1 से लेकर 75 तक और एक थर्ड पार्ट सेक्शन 124 से लेकर 238 तक। क्लियर है जी यहाँ तक? ठीक है। तो ये अपने आप में पूरी स्लाइड ही MCQ है भाई। ये सेक्शंस आपको याद रखने पड़ेंगे कि कौन से पार्ट में कितने सेक्शंस आ रहे हैं, कहाँ से लेकर कहाँ तक आ रहे हैं, कौन सा पार्ट इफ़ेक्टिव है, कौन सा इनइफेक्टिव है, फर्स्ट पार्ट किस चीज़ से डील कर रहा है, थर्ड पार्ट किस चीज़ से डील कर रहा है, फोर्थ पार्ट किस चीज़ से डील कर रहा था, सेकंड पार्ट को रिपील करके कौन सा एक्ट लाया गया, फोर्थ पार्ट को रिपील करके कौन सा एक्ट लाया गया। तो ये पूरी स्लाइड अपने आप में क्या है, MCQ। इसी तरह जो पहली स्लाइड है वो भी अपने आप में क्या है, पूरी MCQ कि जी कब से एप्लीकेबल था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कहाँ पर एप्लीकेबल था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है जी, आ जाइए। तो ये आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्ट करेंगे हम लोग डिटेल में, एक एक लाइन को समझेंगे, एक एक वर्ड को समझेंगे, और जहाँ मुझे फील होगा वहाँ मैं स्लाइड्स बनाता रहूँगा। MCQs जो होंगे वो मैं व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, स्लाइड्स जो होंगे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर मैं शेयर करता रहूँगा। ठीक है, तो व्हाट्सएप ग्रुप से ज़रूर जुड़िएगा, हमारे साथ कनेक्टेड रहिएगा। अगर 3 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन भी कोई मैसेज नहीं आता उस ग्रुप के ऊपर तो ये मत समझिएगा ग्रुप यूज़लेस है, राइट। हम सिर्फ तभी मैसेज करेंगे जब आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन देनी होगी। हम ज़रूरी नहीं है कि डेली बेसिस पर आपको डिस्टर्ब करेंगे। चलिए जी, नेक्स्ट क्लास में नाउ वी कैन स्टार्ट विद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, लेकिन समझ में तब आएगा जब आप सारी 3 क्लासेस, प्रीवियस 3 क्लासेस देख चुके होंगे। टेक केयर।